हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमके क्लासेस। स्वागत है आपका मेरे सेशन स्टडी वॉर में। आज की क्लास में हम ग्रेविटेशनल फोर्स की इंपॉर्टेंस यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या ग्रेविटी है वो हमारी ज़िंदगी में क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे। और जो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला पढ़ा था कि F=G m1m2/r², इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो पर एंड तक। देखिए, तो इंपॉर्टेंस अब हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की, यानी कि ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है या ग्रेविटी है या ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसका क्या महत्व है। तो देखिए, सबसे पहले तो द ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड ऑल द प्लैनेट्स अराउंड द सन इन द सोलर सिस्टम। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल है, या हम शॉर्ट में कहें कि अगर जो ग्रेविटी है वो सोलर सिस्टम के अंदर जो सन है और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो आपस में एक रेगुलर तरह से वो उनकी जो ऑर्बिट्स होती हैं उसी में वो घूमते हैं, सन का रिवॉल्यूशन करते हैं, सन की चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं सन की, यानी सूर्य की परिक्रमा करते हैं सारे प्लैनेट्स, यानी सन के रिवॉल्व करते हैं सारे प्लैनेट्स। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण रिवॉल्व करते हैं जो कि सन के द्वारा लगता है सारे प्लैनेट्स के ऊपर, और सन के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है सारे प्लैनेट के ऊपर वो उसको बांधे रखता है, होल्ड करके रखता है सारे प्लैनेट्स को, और एक रेगुलर ऑर्बिट में वो सारे रिवॉल्व करते रहते हैं। और इसके अलावा वो ऑर्बिट से बाहर नहीं निकलते हैं क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग ऑल टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ। यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, यानी अगर अर्थ की बात करी जाए कि धरती पर यानी कि अर्थ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ज़्यादातर उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की ये जिम्मेदारी होती है कि जो भी अर्थ पे जितनी भी टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट है, टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट मतलब जो सरफेस पे हैं उसकी ऑब्जेक्ट, तो सरफेस पे जैसे इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, यानी हम लोग भी हैं, ह्यूमंस भी हैं अर्थ के ऊपर, तो वो सब अर्थ से अटैच हैं, इधर उधर उड़ नहीं रहे। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो हम अर्थ पे सरफेस पर ना हो पाते और इधर उधर उड़ रहे होते। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोगों को एक मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट कर रहे होता है। तो अगर आप इसको प्रैक्टिकल करके अगर आप एक्सपीरियंस भी करना चाहते हैं तो आप कर चुके होंगे, क्योंकि आप जंप तो कभी ना कभी करे ही होंगे। तो जब आप जंप करते हैं तो आप नीचे ही की साइड गिरते हैं, ऊपर नहीं उड़ जाते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स आपके ऊपर लग रहा है जो आपको अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करके हुए रखे। नेक्स्ट है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एटमोसफेयर अराउंड द अर्थ। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, यानी अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या ग्रेविटी अर्थ के ऊपर, वो एटमॉस्फेयर जो है हमारी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, जो सारी गैसेज जिसमें होती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये एटमॉस्फेयर होता है। यानी कि हवाओं के ग्रुप को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, एयर के ग्रुप को। तो वो जो एटमॉस्फेयर है वो भी अर्थ के साथ जो है एक सर्टेन डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो भी अर्थ से जुड़ा हुआ है, उसे भी होल्ड करे हुए हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर वो नहीं होता तो एयर भी वहाँ अर्थ से निकल गई होती। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही एटमॉस्फेयर भी हमारी अर्थ में होल्ड करके यानी कि रुके हुए। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेनफॉल एंड स्नोफॉल ऑन द अर्थ। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो अर्थ के ऊपर जो रेनफॉल होती है यानी कि बारिश होती है, और स्नोफॉल यानी कि ये जो बर्फ़बारी होती है, आपने सुना होगा कहीं पर, ज़्यादातर प्लेसों पे अपने इंडिया में तो शायद मुश्किल है, लेकिन इसके अलावा दूसरी कंट्रियों में जहाँ तक स्नोफॉल भी होती है और रेनफॉल तो फिर ज़्यादातर हर जगह पर होती ही है। तो ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही होता है, क्योंकि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता तो ये रेनफॉल स्नोफॉल होती ही नहीं, तभी तो वो नीचे की साइड गिरते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जो कि अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करता है। पानी में रेनफॉल में जो पानी गिरता है उसकी बूंदों को यानी वाटर को अट्रैक्ट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की तरफ, और स्नोफॉल में जो बर्फ़ गिरती है या जिनको हम अपनी भाषा में ओले कहते हैं, हेल स्टोन, तो वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही अर्थ की तरफ गिरते हैं। तो इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें भी इम्पोर्टेंट है, देख सकते हैं। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंस नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। देखिए, तो अब नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर। यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका यहाँ पर वाटर के फ्लो में, यानी कि पानी के बहने में, जो कि रिवर के अंदर, क्योंकि रिवर में पानी फ्लो होता है तो अपन कहते हैं नदी बह रही है, तो वो नदी नहीं बह रही रहती, नदी के अंदर पानी है वो फ्लो होता है। तो यहाँ पर जो वाटर फ्लो होता है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही फ्लो होता है, क्योंकि हमें पता है कि अगर वाटर कहीं पर प्लेन सरफेस पर अगर रहता है, कि अगर वो सरफेस बिल्कुल प्लेन हो तो वाटर वहाँ पर रेस्ट पोजीशन में रहता है, वो फ्लो नहीं होता है। वाटर को फ्लो होने के लिए थोड़ी सी इंक्लाइंड सरफेस चाहिए रहती है, इंक्लाइंड यानी कि टेढ़ी हुई या नहीं तो झुकी हुई सरफेस वाटर को फ्लो होने के लिए चाहिए पड़ती है। अब वो फ्लो भी कब होगा, इंक्लाइंड सरफेस पे या टेढ़ी सरफेस पे, जब उसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा जो कि उसको उसको फ्लो करवाएगा नीचे के साइड, और नीचे की साइड ज़्यादातर जो फोर्स होता है वो मोस्टली ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगता है।
अगर कहीं पर भी ये डाउन साइड की बात आए तो डाउन साइड पर ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगता है। तो और इंक्लाइंड सरफेस होगी इस तरह की इंक्लाइंड सरफेस, तो इस पर वाटर फ्लो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो रिवर में अपन ये कह सकते हैं कि जो वाटर है रिवर में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही फ्लो होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि जो मून है, जो चांद है, चंद्रमा है, अर्थ का केवल एक ही मून है, पता है ये तो हमें। तो अर्थ का जो एक ही मून है केवल, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही अर्थ के रिवॉल्यूशन करते हैं। यानी कि जो मून है अपने अर्थ का, जो चांद है, चंद्रमा है, वो धरती का रिवॉल्यूशन करता है केवल गुरुत्वाकर्षण बल से। यानी मून जो है वो अर्थ के रिवॉल्व्स करता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही अर्थ की वो रिवॉल्यूशन कर पाता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ और मून के बीच में जो लग रहा है वो मून को अर्थ के साइड वो होल्ड करके रखे हुए। नेक्स्ट है द टाइड्स फॉर्म्स बाय द राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ वाटर लेवल इन द सी आर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स विद द सन एंड द मून। अब ये टाइड्स क्या होते हैं? देखिए, टाइड्स आपने नाम सुना होगा। जब भी जो अर्थ है इसमें जो ओशियंस होते हैं, सीज होते हैं, समुद्र होते हैं, तो इनमें जो है टाइड्स होते हैं। यानी कि जो वाटर का लेवल है अगर वो सरफेस से अगर ऊपर हो जाता है तो वो लेवल अप हो जाती है, अपन कहते हैं टाइड फॉर्म हो गया। लेवल डाउन भी हो सकती है उससे, तो वहाँ पर सीधी रहती है। तो अपन जो कहते हैं लहरें आती हैं, वो पहले छोटी छोटी लहरें आती हैं, फिर इसके बाद एकदम से कभी बड़ी लहर आ जाती है, और ऐसे ही अगर ज़्यादा बड़ी लहर हो जाती है तो सुनामी भी आ जाती है। जैसे आपने सुना होगा गोवा है, चेन्नई है, और ये सारे जो हैं ये ज़्यादातर समुद्र से लगे हुए हैं, तो इनमें जो है सुनामी भी आ चुकी होगी। आपने सुना होगा कभी, एक बार चेन्नई में आई थी सुनामी। तो वो किसकी वजह से? क्योंकि टाइड की वजह से। ये जो टाइड्स होते हैं ये इसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा होता है, जो कि सन और मून के बीच में अपने अर्थ के साथ लगता है। अर्थ के साथ सन भी है, मून भी है, मतलब अर्थ सन के साथ है और मून अर्थ के साथ है। तो मून भी अर्थ को खींच रहा होगा, सन भी अर्थ मतलब अर्थ को सन भी खींच रहा होगा, और अर्थ को मून भी खींच रहा होगा। दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, जिसकी वजह से जो सी वाटर है, यानी कि समुद्र का जो पानी है या ओशियन में जो वाटर है, वो सन के और मून की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बढ़ता है। दिन में सन के फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, रात में मून के फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो वो वहाँ पर टाइड्स जनरेट हो जाते हैं। इन टाइड्स को हम हिंदी में आपने सुना होगा ज्वार भाटा कहते हैं, ज्वार भाटा के नाम से हमें जानते हैं, जिसे हम इंग्लिश में टाइड्स कहते हैं। तो ये भी सन और मून की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जो कि अर्थ के ऊपर लगा रहे हैं, उसकी वजह से फॉर्म होते हैं। देख सकते हैं। चलिए, तो अब हमने जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था कि F = G m1m2/r², उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं। देखिए, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ ऑन अ बॉल ऑफ 1 kg मास लाइंग ऑन द ग्राउंड। यानी कि अब हमें ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है अर्थ और एक बॉल के बीच में, जो कि अर्थ का तो मास यहाँ पर गिवन नहीं है, तो इसका मास मुझे पता है, मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर एक बॉल है जिसका मास 1 kg है, तो 1 kg मास की एक बॉल है जो कि ग्राउंड पर, अब ग्राउंड तो अर्थ पर ही होगा, तो अर्थ के ग्राउंड पर यहाँ हम कह दें कि अर्थ की सरफेस पर वो रखी हुई है एक बॉल अर्थ की सरफेस पर, जिसका मास 1 kg है। तो अब अर्थ और बॉल के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पर गिवन नहीं है अर्थ का मास, लेकिन फिर भी हम कंसिडर करते हैं कि जो मास ऑफ अर्थ है वो है 6 × 10⁻24 kg। यही या तो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, पर अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है तो आपको ये वाली वैल्यू लेनी पड़ती है। और दूसरी यहाँ पर हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो होगी अर्थ की रेडियस। पहले तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेडियस ऑफ अर्थ। तो रेडियस ऑफ अर्थ भी हमें अप्रॉक्स 6.4 × 10⁻³ किलोमीटर, ये हम लेते हैं अर्थ की रेडियस को, यानी कि लगभग 6400 किलोमीटर हम अर्थ की रेडियस को लेते हैं। और इससे ज़्यादा कम भी हो सकती है, पर अप्रॉक्स हम यहाँ पर 6.4 × 10⁻³ किलोमीटर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें इस रेडियस की जरूरत देखी कैसे पड़ेगी। सबसे पहले इस क्वेश्चन को अगर हम एक डायग्राम के सहारे समझें तो हमें ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए, सपोज कर लें कि ये है अपनी अर्थ, ये है अपनी अर्थ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं अर्थ, और इसकी सरफेस पर एक बॉल रखी हुई है, यहाँ पर मैं बॉल बना देता हूँ। वैसे तो ये बॉल बहुत छोटी होगी क्योंकि अर्थ के सामने वो बॉल क्या लगेगी, लेकिन फिर भी समझाने के लिए मैंने यहाँ पर बॉल बना दी है। इसका मास है 1 kg और ये है यहाँ पर बॉल। अब इस बॉल और अर्थ के बीच में हमें निकालना है ग्रेविटेशन फोर्स। तो यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या ग्रेविटी है, वो लगती है इसके कोर से। यानी कि यहाँ पर एक कोर है अर्थ का, ये है अर्थ का कोर,
तो इस कोर से अर्थ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, यानी कि ये जो बॉल से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा वो इस कोर से लेके इस बॉल तक लग रहा होगा, यानी कि अर्थ की जो कोर है बिल्कुल सेंटर है अर्थ का, वहाँ से लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के द्वारा। सरफेस से नहीं लगता है, सरफेस से लगता तो बहुत ज़्यादा होता, इसलिए तो कोर से लगता है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए वो ऊपर आते आते थोड़ा सा कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो बॉल है वो इस कोर के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ है, जो अर्थ की जो कोर है उसके साथ बॉल ग्रेविटेशनल फोर्स के पुल के साथ, जिसका जो मास है बॉल का वो 1 kg है और अर्थ का मास है 6.6 × 10⁻24 kg। तो अब ये जो डिस्टेंस है ये हमें पता चल गई है, ये तो रेडियस होगी, क्योंकि सेंटर से लेके, समझ लीजिए ये सर्कल है अगर, तो सेंटर से लेके और एक सरफेस तक, एक पॉइंट तक किसी भी सर्कल की सरकमफ्रेंस से उसे हम रेडियस कहते हैं। तो ये सर्कल है अपनी अर्थ और इसके ये जो पॉइंट है ये पूरी सरकमफ्रेंस है और इस पॉइंट से हमने यहाँ तक ले ली है रेडियस। तो इस आर की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 6.4 × 10⁻³ किलोमीटर। और इस बॉल का जो मास है m1 अगर हम ले लें तो वो है 1 kg, और जो अर्थ है, इस अर्थ का जो मास है m2 अगर हम ले लें तो 6 × 10⁻24 kg, ये है अर्थ का मास। तब ये हमें सारी वैल्यू पता है, इन वैल्यू से अब हमें निकालना है यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर सॉल्व में लिखेंगे गिवन में सबसे पहले हमें लिखना है जो कि हमें यहाँ पर गिवन है, मास ऑफ बॉल, जैसे हमने m1 कंसिडर कर लिया, वो है 1 kg। 1 kg है बॉल का मास m1। फिर यहाँ पर मास ऑफ अर्थ m2 जो कि 6 × 10⁻24 kg है, और फिर रेडियस ऑफ अर्थ r वो है 6.4 × 10⁻³ किलोमीटर। तब हमें से ऐसा यूनिट में अगर हम चेंज कर लें किलोमीटर को तो ये मीटर में हो जाएगा, तो इंटू 1000 और हो जाएगा, 1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻3। तब यहाँ पर 10⁻3 × 10⁻3 तो हो जाएगा 10⁻6। तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 6.4 × 10⁻6 मीटर, ये आ गई रेडियस अर्थ की मीटर में। तब यहाँ पर m1 पता है, m2 पता है, r पता है, और जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है यानी कि g, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमें पता है 6.67 × 10⁻11, ये वैल्यू होती है g की। तो ये सारी हमें वैल्यू पता है, अब इससे हम f की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि हमें ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा गया है। देखिए ध्यान रखिए कि हमें फॉर्मूले में इस g की वैल्यू नहीं कैलकुलेट करने को पूछेगा, अगर इसकी निकालनी होगी वैल्यू तो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट यानी इसकी वैल्यू फिक्स है कि ये वैल्यू है तो है, ना ही इससे ज़्यादा होगी ना ही इससे कम होगी। निकालना तो रहेगा हमको f, ये जो यहाँ पर f है यही है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसे शॉर्ट में f लिख देते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसका फॉर्मूला है Gm1m2/r²। इस फॉर्मूले में बस हमें ये सारी वैल्यूओं को पुट करना है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर G 6.67 × 10⁻11 इंटू m1 है यहाँ पर 1 kg, तो 1 इंटू m2 है यहाँ पर 6 × 10⁻24 अपॉन में, और r² यानी रेडियस है यहाँ पर 6.4 × 10⁻6 मीटर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 6.4 × 10⁻6 का होल स्क्वायर। अब बस हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अभी मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए अब हम यहाँ से सॉल्व करें, अगर सबसे पहले तो ये 6.67 × 10⁻11 को अगर हम देखें तो ये 1 का 6 के साथ इंटू हो जाएगा, 6 बचेगा, -11 है और +24 है, तो ये 24 प्लस का -11 इससे कट हो जाएगा, पावर कट हो जाएगी क्योंकि बेस सेम है, 10 सेम होता है। तो यहाँ पर पावर माइनस में, यहाँ पर पावर प्लस में, 24 में से 11 चली जाएंगी तो बचेगा 13, तो 10⁻13 बचेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक बार 6.67 इंटू 1 इंटू 6 इंटू ये 24 और -7 कट के हो जाएगा 10⁻13, और प्लस में होगा क्योंकि बड़ी वैल्यू पॉजिटिव है। फिर अगर हम इसका स्क्वायर खोलेंगे 6.4 का अगर हम स्क्वायर खोलेंगे तो वैल्यू आएगी 40.96 इंटू यहाँ पर 6 पावर है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा तो 6 2 = 12, मतलब पावर जो होती है उसका स्क्वायर नहीं होता, ये होती है इंटू, लेकिन जो वैल्यू दी गई है जिसके ऊपर पावर 1 है
यहाँ पर कुछ भी पावर नहीं है, यानी कि 1 पावर है, तो इसका हो जाता है स्क्वायर। यहाँ पर अगर ऊपर पावर दी गई है तो इसकी होती है इनटू होती है पावर, ऊपर की पावर इनटू होती है। यहाँ पर कोई भी पावर दी नहीं गई है, इसलिए इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो 6.4 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर 40.96, और 10 की पावर 6 के ऊपर और 2 लगा हुआ है, तो इसका इंटू हो जाएगा 6 2 12, 10 टू की पावर 12 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद 6 का अगर हम इसमें इंटू कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, तो 40.2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर हम इंटू है क्योंकि अब यहाँ पर देखिए 10 के ऊपर 13 पावर है, यहाँ पर 10 के ऊपर 12 पावर है, तो बेस यहाँ पर सेम है। अब ये पावर नीचे से ऊपर जाती है तो माइनस हो जाती है, और यहाँ पर पहले ये पॉजिटिव की है, तो जब ये हम ऊपर ले जाएंगे तो इन्वर्स कहते हैं उसे, तो इन्वर्स 12 हो जाएगा, यानी कि -12 पावर हो जाएगी, और ये हो जाएगी माइनस की, ये है प्लस की, तो ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 13 में से 12 चले जाएंगे तो 1 बचेगा, यानी 10 टू दी पावर 1। तो इसे हम डायरेक्टली 10 लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी ऊपर कुछ भी नहीं होता तो पावर 1 ही होती है, तो 1 बची है इसलिए 10, फिर अपॉन में 40.96 ये आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम इसके पॉइंट हटाएं तो देखिए ये यहाँ से 2 पॉइंट हटेंगे तो ऊपर 2 जीरो आएंगे, फिर यहाँ से ये 1 पॉइंट हटेगा तो नीचे 1 जीरो आएगा, जो कि इससे कट हो जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, 402 इंटू 100 अपॉन 4096। तो अगर हम इसका एक बार इसमें इंटू कर दें, यानी इसे हम पहले देखिए 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 टू दी पावर 2, और इस 10 टू दी पावर 2 में अगर हमने एक पावर इसको दे दी तो यहाँ पर 1 जीरो आ जाएगा, 1 इंटू हमने 10 का कर दिया अपॉन में। अब अगर हम इसको कट करेंगे तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा, फिर हम 10 का इंटू कर सकते हैं। तब ये 4020 को अगर हम 4096 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एफ है, तो एफ की वैल्यू समथिंग 0.98 इंटू 10 आएगी। फिर हम 10 का अगर इसमें इंटू कर देंगे तो यहाँ पर एफ की वैल्यू आ जाएगी 0.98 इंटू 10 कर देंगे तो 9.8, एफ की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, तो यहाँ पर 9.8 न्यूटन ये आ जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि इससे हमें ये पता चला कि अगर अर्थ है इसका मास 6 इंटू 10 टू दी पावर 24 kg है, और उसकी कोर से लेके जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसकी सरफेस तक उसकी रेडियस है 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 3 किलोमीटर, और उसकी सरफेस पर यानी कि उसकी कोर से 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर एक बॉल रखी हुई है जिसका मास है 1 kg, सरफेस पर रखी हुई है 6 इंटू 10 टू दी पावर 24 kg की अर्थ पर। तो उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा वो 9.8 न्यूटन का होगा, देख सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, द मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10 टू दी पावर 24 kg एंड दैट ऑफ मून इज 7.4 इंटू 10 टू दी पावर 22 kg। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून बी 3.84 इंटू 10 टू दी पावर 5 किलोमीटर, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। यानी कि जो अर्थ है उसका मास 6 इंटू 10 टू दी पावर 24 kg है, ये हमें पता है, और जो मून है उसका मास 7.4 इंटू 10 टू दी पावर 22 kg है, तो इस बार गिवन भी है मास। तो जो अर्थ है उसका ये मास है, मून है उसका ये मास है, और अर्थ और मून के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 3.84 इंटू 10 टू दी पावर 5 किलोमीटर। तो आप क्वेश्चन को यहाँ तक पढ़ के समझ गए होंगे कि इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स हमें निकालना होगा। तो वही यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है, पर यहाँ पर एक अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर ये उसने है पूछा कि निकालना तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स इनडायरेक्टली ये हमें पता चल रहा है, पर यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये लिखा है कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून, यानी अर्थ के द्वारा लगाए जाने वाला फोर्स मून पर हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर अर्थ की बात इसलिए आई है कि आप मास ही देख लें, यहाँ पर 10 टू द पावर 24, यहाँ पर 10 टू द पावर 22, यानी लगभग 100 गुना इंटू 100 उसका जो मास है अर्थ का वो मून से ज़्यादा है। यानी कि अगर किसी बॉडी ऑब्जेक्ट का मास अगर दूसरी बॉडी ऑब्जेक्ट से ज़्यादा होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको पुल कर सकता है। यानी कि जो अर्थ है उसका मास मून से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर उसने पूछा है कि अर्थ के द्वारा मून के ऊपर लगाए जाने वाला फोर्स, जबकि मून भी अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। तो ये दोनों सिचुएशन आपस में कट तो नहीं होती हैं, फिर भी अर्थ मून के ऊपर ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा, कि अगर दोनों इक्वल लगा रहे होते तो मून अर्थ के साथ तो होता ही नहीं, फिर तो अलग हो जाता। तो यहाँ पर अर्थ ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, इसलिए यहाँ पर हमें निकालना है कि अर्थ के द्वारा मून के ऊपर लगाए जाने वाला फोर्स। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो अर्थ का मास गिवन है, तो सॉल्व में सबसे पहले हम लिखेंगे मास ऑफ
अर्थ, तो इसे कंसिडर कर लें m1 6 × 10⁻24 kg। फिर यहाँ पर मास ऑफ मून, तो m2 7.4 × 10⁻22 kg। फिर यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, तो ये है यहाँ पर 3.84 × 10⁵ किलोमीटर, 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। तो इसे अगर हम मीटर में चेंज कर लें तो यहाँ पर 10⁻³ का फिर से 2 हो जाएगा, यानी 1000 का फिर से 2 हो जाएगा, तो इसे हम 10⁻³ कह सकते हैं। 3.84 × 10⁸, 5 है तो 3 और ऐड हो जाएगा 8 और मीटर, यानी अर्थ जो है वो मून से, या मून जो है वो अर्थ से 3.84 × 10⁸ मीटर की डिस्टेंस पर है। तब हमें ये सारी वैल्यू पता है। और एक और हमें चीज़ पता है कि जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11। तो ये यहाँ पर हमें 4 चीज़ें पता है, इससे हमें एफ़ की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर एफ़ = g m1 m2/r², इस फॉर्मूले में बस हमें ये सारी वैल्यूओं को पुट कर देना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो g है 6.67 × 10⁻11, फिर इंटू यहाँ पर m1 है 6 × 10⁻24, 6 × 10⁻24, इंटू यहाँ पर m2 है 7.4 × 10⁻22, 7.4 × 10⁻22, फिर यहाँ पर पूरे में अपॉन में r, रेडियस यहाँ पर 3.84 × 10⁸, इसका हो जाएगा पूरे का स्क्वायर। तब यहाँ पर अब r का मतलब हमेशा रेडियस ही नहीं होता है, जहाँ कहीं भी r यूज़ हो जाए तो वहाँ पर डिस्टेंस के लिए भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर अर्थ और मून कौन सा सर्कल माने, कहाँ से सेंटर लें और किसको रेडियस माने, तो यहाँ पर हमें इतना नहीं सोचना है, हमें डायरेक्टली सोचना है r वो तो केवल फॉर्मूले को दर्शाने के लिए, फॉर्मूले को शो करने के लिए यहाँ पर दिया गया, जबकि इनडायरेक्टली वो डिस्टेंस ही है। तब यहाँ पर हमें इस सब को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो पावर को हमें देखना है। तो यहाँ पर -11, यहाँ पर +24, तो पिछली क्वेश्चन जैसा यहाँ पर 13 बचेगा, फिर ये +13, ये +22, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, 13 और 22 35। सबसे पहले तो यहाँ पर 6.67 इंटू फिर 7.4 फिर इंटू 6 इंटू 10⁻35। इसके बाद फिर हम इस पावर को खोलेंगे तो 3.84 × 10⁸, इसके ऊपर पूरे के स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम इसे खोलेंगे सबसे पहले तो 14.7456, ये आ जाएगा 3.84 का स्क्वायर करने पर। तो ये आप स्क्वायर करके देख लें, वैल्यू आ जाएगी। एक्यूरेट निकाल ली हमें, क्योंकि आंसर भी एक्यूरेट ही चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पर 10⁸, इसका 2 से 2 हो जाएगा, तो 10⁻16। अब हम इसको और सॉल्व कर लेंगे तो फिर और आंसर आ जाए। तो यहाँ पर 6.67 और पहले 6, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, पहले तो हम इन दोनों का इंटू कर लें क्योंकि हमें ये पता है। तो यहाँ पर 40.2 × 7.4, अब यहाँ पर 16 पॉजिटिव है, ऊपर जाके इन्वर्सली नेगेटिव हो जाएगा, 35 में से 16 चले जाएंगे तो 19 बचेंगे, 10⁻19/14.7456। अब हमें इन दोनों को इंटू कर देना है। तो 40.2 × 7.4 को अगर हम इंटू करेंगे तो यहाँ पर आएगा 297.48 × 10⁻19/14.7456। अब यहाँ पर हमें पॉइंट हटाने हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट से 2 पॉइंट तो यहाँ तक कट हो जाएंगे, फिर यहाँ पर 2 डिजिट के बाद भी पॉइंट बचेगा, तो ये पॉइंट कट होने के बाद ऊपर 2 0 आ जाएंगे, 29748, 2 0 × 10⁻19/147456, ये आ जाएगी वैल्यू। अब इसके बाद अगर हम इसको पूरे को कट कर देंगे तो यहाँ पर f की वैल्यू आ जाएगी 20.1 × 10⁻19। और अगर हम इसको एक पॉइंट इधर से उधर करके ये भी हम लिख सकते हैं, f = 2.01 × 10⁻20 न्यूटन। तो चाहे इस तरह से लिख लें या नहीं तो उस तरह से लिख लें, आंसर दोनों ही आ सकता है। वो तो यहाँ पर 19 पावर ये ऑड नंबर या जैसे भी
आप सोचें तो इसलिए मैंने यहाँ पर 20 कर लिया। तो आंसर ये भी सही है, ये भी सही है, और एक और स्टेप बढ़ाने के लिए आप ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर फोर्स अर्थ और मून के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, देख सकते हैं। देखिए एक बात तो है, इन सारे क्वेश्चनों को करने के बाद आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि दो बॉडीज़ों के बीच में लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स। जो बॉडी ज़्यादा भारी होती है या जिसका मास ज़्यादा होता है वो हल्की मास वाली या कम मास वाली बॉडी के ऊपर ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। पर यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो अर्थ और मून के बीच में बात हो रही है, तो ऑब्वियसली अर्थ का मास ज़्यादा है, मून का मास कम है। अर्थ मून के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। तो अब आप ये सोचें कि मून जो है उसका मास कम होने की वजह से अर्थ उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, ये हम ज़्यादातर मानते हैं। तो फिर मून अर्थ की तरफ क्यों अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा? मून जो है वो अर्थ के ऊपर क्यों अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा? अर्थ की उसका मास कम है। तो यहाँ पर अगर न्यूटन का तीसरा लॉ लगाएं, यानी न्यूटन का थर्ड लॉ मोशन का लगाएं कि एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, यानी अगर अर्थ मून की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है तो मून भी अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा, जिसकी वजह से एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन हो गया होगा, यानी कि जितना एक्शन लगा है उतना ही रिएक्शन हो गया होगा, दोनों फोर्स कट हो गए होंगे। पर अगर ऐसा है तो फिर मून अर्थ से अलग क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि दोनों फोर्स जब कट हो गए हैं तो फिर मून अर्थ के साथ क्यों रिवॉल्व कर रहा है? तो ये भी यहाँ पर एक क्वेश्चन जनरेट होता है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो आज की लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जल्द से जल्द प्रेस करें, जिससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।